नमस्कार। देश आज संविधान हत्या दिवस मना रहा है। कारण आज की पीढ़ी के लोग तो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल यानी नागरिक अधिकारों पर रोक। आप ना बोल सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, ना आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। तो ये फैसला हुआ था इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए, और कारण था अदालत का एक फैसला जिसमें इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो आज चौथा पाया में हम बात करेंगे कि देश में आपातकाल क्यों लगा, इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया। क्या अपनी कुर्सी बचाना उस वक्त जरूरी था, या देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की शपथ वो भूल गई थी। जो भी हो, तो आज चौथा पाया में किस्सा आपातकाल का। 12 जून 1975 ये वो दिन था जिस दिन इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, और फैसला सुनाने वाले जज का नाम था जस्टिस सिन्हा। फैसला था 1971 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती, और ये चुनौती दी थी उनके सामने चुनाव हारने वाले राजनारायण ने। फैसला चला, इसमें काफ़ी बहस हुई, और बहस के बाद में, और ये क्या था मामला कि एक अफसर थे कपूर, तो कपूर साहब के बारे में यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इंदिरा गांधी का प्रचार किया, और एक सरकारी अधिकारी रहते हुए उससे प्रचार करवाना ये चुनावी भ्रष्टाचार है। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पीएन हक्सर, और ये कहा गया कि कपूर साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद वो सरकारी कर्मचारी नहीं रहे तो वो प्रचार कर सकते थे। खैर, अदालत ने दस्तावेज संभाले, तो जिस दिन उन्होंने प्रचार किया था उस तारीख के बाद में उनका इस्तीफा मंजूर हुआ। तो अदालत ने फैसला सुना दिया, और इंदिरा गांधी शांति भूषण उस वक्त राजनारायण के वकील हुआ करते थे, उनके तर्कों के सामने इंदिरा गांधी की हार हुई, और इंदिरा गांधी इस पसोपेश में फंस गई कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। वो जब इस बारे में मंथन कर रही थी तो उन्होंने एक बार मन भी बना लिया था कि वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अपने पद से इस्तीफा दे दें, यानी प्रधानमंत्री पद से हट जाए, और तब तक उस वक्त के कांग्रेसी नेता हुआ करते थे सरदार सवर्ण सिंह, जो 1952 से 1971 तक लगातार केंद्र की सरकारों में मंत्री थे, इंदिरा गांधी के बहुत नज़दीकी थे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि वे प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन एक और वरिष्ठ मंत्री जगजीवन राम, वो नहीं चाहते थे कि सवर्ण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो यहीं से कांग्रेस के अंदर जो है वो तनातनी शुरू हुई, और इंदिरा गांधी इस्तीफा देने के फैसले पर कोई निर्णय कर नहीं पाई कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और उस वक्त चूंकि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश के अंदर एक आंदोलन शुरू हो चुका था, और गुजरात में उसकी शुरुआत हुई थी, और यह फैसला आया जिस दिन, उसी दिन ये भी खबर आई कि गुजरात के अंदर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। कारण कि उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या जो है वो 75 रह गई थी, और उसी दिन इंदिरा गांधी के एक बहुत नज़दीकी सलाहकार थे जिनकी सलाह पर इंदिरा गांधी चलती थी, उनकी डेथ भी हो गई। और तीसरी बुरी खबर ये आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। अब सवाल है कि साहब, क्या इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण से बात नहीं कर सकती थी? कर सकती थी।
और कई लोगों ने उनको सुझाव भी दिया कि जयप्रकाश नारायण से बात की जानी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण का कारवां इतना आगे बढ़ चुका था कि इंदिरा गांधी ने समझा कि वे उनके साथ में व्यक्तिगत दुश्मनी पालते हुए उनकी खिलाफत कर रहे हैं और उनको सत्ता से दूर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। और शायद यही कारण था कि जयप्रकाश नारायण के उस वक्त के जो बयान थे वो इंदिरा गांधी को चुभते थे। और इस बात का उल्लेख जो है वो इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी रहे पीएन धर ने अपनी किताब इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी में भी किया है। तो ये बात हम कर रहे थे, तो उसी दौरान कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ी सुखबुगाहट थी। जगजीवन राम तो चूंकि आगे थे ही, इसके अलावा कर्ण सिंह, आंध्र प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे वेंगल राव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अरस, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी, मतलब कुल मिला के कांग्रेस के क्षत्रप जो थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ होते जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, बंसीलाल और इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी आर.के. धवन नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी किसी भी दबाव में आके इस्तीफा दे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पद पर बनी रहे। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर एक विद्रोह के हालात बनने लगे। देश के वरिष्ठ पत्रकार रहे कुलदीप नायर ने किताब लिखी है द जजमेंट। उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ 100 से ज़्यादा कांग्रेसी नेता मुहिम चला रहे थे और उनकी कोशिश थी कि इंदिरा गांधी येन केन प्रकारेण इस्तीफा दे दें। और युवा तुर्क के नाम से मशहूर हुए उस वक्त के नेता चंद्रशेखर, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, एक कांग्रेस के प्रमुख नेता कृष्णकांत, और तीसरे नेता थे मोहन धारिया। ये लोग तो खुलकर इंदिरा गांधी के सामने आए थे। मोहन धारिया का तो समझ में आता है कि मोहन धारिया को उन्होंने सुझाव दिया था कि आपको जयप्रकाश नारायण से बात करनी चाहिए। उसके बाद में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन चंद्रशेखर और कृष्णकांत जैसे नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री पद की बजाय पार्टी को बचाए रखना जरूरी है, इसलिए वे इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। उन्होंने बाकायदा प्रेस में बयान देके अपने इरादे जो है वो जाहिर कर दिए थे। अब साहब, जब ये विद्रोह की स्थिति आ गई तो उस वक्त जगजीवन राम जो है वो कांग्रेस का क्षत्रप, जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उनके भी बराबर टच में थे। कृष्णकांत के साथ साथ उन्होंने हेमवतिन बहुगुणा को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर ली थी और वे लगभग एक बार साथ आ गए थे। तो अब इंदिरा गांधी को लगा कि ये तो बात बिगड़ने वाली है। तो इंदिरा गांधी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से रिपोर्ट मांगी कि क्या स्थिति चल रही है। तो आईबी ने रिपोर्ट दी कि कांग्रेस के उस वक्त के 350 में से मात्र 191 सांसद जो है वो इंदिरा गांधी के साथ हैं। बाकी के सांसद जो हैं वो अन्य नेताओं के साथ में जुड़ रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक 24 सांसद ये बताया गया कि वो चंद्रशेखर एंड पार्टी के साथ में थे। और इस बात का उल्लेख इमरजेंसी को लेकर गठित शाह आयोग की रिपोर्ट के पहले खंड में पृष्ठ संख्या 25-26 पर भी इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि आईबी ने कहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ विद्रोह के हालात हैं। तो इंदिरा गांधी ने मन बना लिया कि भाई अब उनको इस्तीफा देना है, लेकिन वो कमज़ोर थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के 6 दिन बाद यानी 18 जून को स्थितियाँ बदलती है। और स्थितियाँ कैसे बदलती है कि इंदिरा गांधी ने अपने विश्वस्त मुख्यमंत्री, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे सत्यजीत रे, और बाकी नेताओं को कहा कि संसदीय दल की बैठक बुलाई जाए। संसदीय दल की बैठक हुई। इंदिरा गांधी उसमें चाशनी नापना चाहती थी। उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मिला के कुल 550 के करीब सांसद जो है उस बैठक में शामिल हुए और इंदिरा गांधी के प्रति विश्वास प्रकट कर दिया। जब इंदिरा गांधी को थोड़ा जोश आया, और इंदिरा गांधी को जोश आया और उन्होंने लगभग ये तय कर लिया कि इस्तीफा देना है। तो उन्होंने इस्तीफा तैयार किया और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भेजा। उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर दिया और साथ ही, नहीं माफ़ कीजिए, उन्होंने इस्तीफा नहीं, इमरजेंसी का प्रस्ताव भेजा और इमरजेंसी के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी।
देश में आपातकाल लग गया, विपक्ष के नेताओं की जमकर गिरफ्तारियां हुई, उनका जमकर दमन किया गया। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के साथ साथ उस वक्त रेलवे की हड़ताल हुई थी, और रेलवे की हड़ताल ने भी इंदिरा गांधी पे एक दबाव बनाया था। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, जिसको जेपी क्रांति बोलते हैं, उसने भी एक बहुत बड़ा दबाव जो है वो बनाया था, और अंततः इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाकर अपनी कुर्सी बचानी पड़ गई। लोकतंत्र की हत्या भले हो गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचा ली, और चलता रहा। गिरफ्तारियां हुई, दमन हुए, अत्याचार हुए, जेलों के अंदर जो है वो नेताओं पे दमन किया गया, और इस तरीके से अमानवीय यातनाएं दी गई कि कई लोगों ने अपने अनुभवों में इसको सुनाया भी है, लिखा भी है। लेकिन ये जून की बात है, और अगस्त आता है तो इंदिरा गांधी का मन थोड़ा बदला। उन्होंने विचार किया कि वे इमरजेंसी को हटा देंगे, और कई किताबों में इस तरीके का ये लिखा भी है कि इंदिरा गांधी 15 अगस्त 1975 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा करने वाली थी। लेकिन इस दौरान एक बड़ी घटना होती है। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश को आज़ाद करवाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है, और इंदिरा गांधी में असुरक्षा की भावना और मजबूत हो जाती है। उसका कारण था कि 12 मार्च 1975 को जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने मामले में गवाही देने के लिए गई, तब भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था, और ये कहा गया था कि शायद वे इंदिरा गांधी की हत्या करने के लिए आए। और इसी तरीके से सेना के कोई एक जवान को भी टेलीस्कोपिक गन के साथ में पकड़ा गया था, और उसका भी इरादा जो है इंदिरा गांधी को मारना था। तो इंदिरा गांधी ने अपने कई नज़दीकी लोगों से कहा भी कि मैं देश की चिंता करूं या मेरी सुरक्षा की चिंता करूं, कारण कि उनको ये लगने लग गया था कि उनको मार दिया जाएगा। तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया, और आपातकाल जो है वो लगातार रहा, और उन्होंने आपातकाल को वापस लेने की कोई घोषणा नहीं की। तो अब ये इस तरीके के जब हालात बने, और आपातकाल के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों के बाद में इंदिरा गांधी ने ही 1977 में चुनाव करवाने का फैसला किया। तो यही कारण है कि आज का दिन कई लोग ट्रिपल डी के रूप में भी याद करते हैं, और ट्रिपल डी मतलब दुर्गा, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कहा था जब उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान को हरवा दिया। और उसके बाद में डिक्टेटर मतलब उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, आपातकाल को लगाया, और अमानवीय यातनाएं अपने विपक्ष के नेताओं को दी। और तीसरा डेमोक्रेट कि उन्होंने 77 में चुनाव भी करवाया। हालांकि 77 के चुनाव में वो बुरी तरीके से हारी, लेकिन आपातकाल तो आज भी नाम सुनते ही उस पीढ़ी के लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुना बहुत है कि आपातकाल के दौरान लंबे बाल रखना भी बहुत मुश्किल था। जिनके लंबे बाल होते थे उनके बाल पे उस्तरा फेर के स्वास्थ्य का निशान बना दिया जाता था। अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह उस वक्त बेल बॉटम पहनने की इजाज़त भी नहीं दी गई, और जिनकी पैंट की मोरी ज़्यादा चौड़ी होती थी या बेल बॉटम होता था, उसकी मोरी काट दी जाती थी। तो इस तरीके की यातनाएं थी। तो आपातकाल है, और आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री खुद चूँकि आपातकाल के दौरान मीसाबंदी रहे हैं, उन्होंने भी यातनाएं झेली है। तो आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की तरफ से कई इस तरीके के कार्यक्रम भी हुए हैं। तो आपातकाल की इस कहानी में मैंने आपको ये बताया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया। बाकी किस्से तो आपको और मिल जाएंगे, लेकिन ये कई किताबों के अध्ययन के आधार पर किया गया एक विश्लेषण है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल चौथा पाया को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और अपना अनुभव, अपनी बात कि मेरी इस भावना की कद्र करते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।